सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम 11वीं कक्षा के साहित्य सुधा किताब से पढ़ेंगे व्याकरण। तो आज व्याकरण विभाग में पढ़ेंगे क्रिया। तो क्रिया के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ 11वीं कक्षा की किताब में जो क्रिया के बारे में दिया है, चलिए उसे भी हम जानते हैं या जान लेते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा जिस पद से किसी कार्य का करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जो भी पद, मतलब कोई भी पद हो जिस पद से हमें किसी कार्य को करने का या होने का बुझाता है, या फिर हमें समझ सकते हैं कि इस पद से किसी कार्य का होने का जो हम समझ पा रहे हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, जैसे कि लिखना। लिखने एक कार्य है जिसको हम करते हैं या फिर होता है। पढ़ना जो भी एक कार्य है, और खाना वो भी एक कार्य है, जाना वो भी एक कार्य है। तो ये सब जो है, इन सब से हमें किसी कार्य का होने का बोध होता है या किसी कार्य का होने का हम समझते हैं, इसलिए इसे हम क्रिया कहते हैं। ये क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को जो है धातु कहते हैं। क्रिया के जो मूल रूप है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, लिख, पढ़, खा आदि। हमने यहाँ क्रिया पर जो पढ़ा पहले, लिखना उसका मूल रूप है लिख, पढ़ना उसका मूल रूप है पढ़, और खाना उसका मूल रूप है खा। जैसे कि जाना उसका मूल रूप है जा। ये सब जो है क्रिया के मूल रूप जो है, इसको हम धातु कहते हैं। तो ये जो सब मूल रूप हैं, जो धातु जिसे हम कहते हैं, लिख, पढ़, खा आदि, तो धातु के साथ ना लगाने से सामान्य क्रिया बनती है। तो एक बात ध्यान रखिए कि धातु के साथ, मूल रूप जो होता है धातु, उसके साथ ना लगाने से सामान्य क्रिया बनती है, जिसे हम पद के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया, जैसे लिख और लिखना, पढ़ पढ़ना, खा खाना, जा जाना आदि। तो ये सब जो क्रियापद हैं ये धातुओं से बनते हैं। ये संज्ञा और विशेषण से भी बनते हैं। जैसे हाथ हथियाना, चिकना चिकनाना आदि। तो हम लोगों ने क्रिया की परिभाषा के बारे में जाना। अब चलिए क्रिया के भेद के बारे में जानते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद, जैसे कि मूल क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो मूल क्रिया में है पढ़ना, देखना आदि। इनमें से कुछ मूल क्रिया भी सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो कि मूल क्रिया के बाद आते हैं। जैसे कि पढ़ सकना, देख पाना, ये सब जो है मूल क्रिया के बाद आते हैं। तो ये सब जो है सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके पश्चात देखते हैं संयुक्त क्रिया। तो मूल क्रिया के साथ सहायक क्रिया अथवा प्रार्थक क्रिया। तो सहायक क्रिया जैसे जा चुका, बह रहा है, ये सब जो है सहायक क्रियाएं हैं। और प्रार्थक क्रिया जैसे कि चलाना, पढ़ाना, कटवाना, कहलवाना आदि, ये सब जो है संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह ये सब जो क्रियाएं हैं मूल क्रिया के साथ सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब चलिए देखते हैं संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण। जैसे कि आज तेज हवा चल रही है, बारिश थम गई है, पक्षी घोंसलों में लौट चुके हैं, हमेशा सच बोलना चाहिए, उसे रात भर पढ़ना पड़ा, दिया जल रहा है, बच्चा गिर पड़ा है। तो पहले वाक्य में देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसमें आज तेज हवा चल रही है, तो इसमें चल रही है
और बारिश थम गई है में जो वाक्य है उसमें थम गई है। पक्षी घोंसलों में लौट चुके हैं, इसमें देखिए लौट चुके हैं। हमेशा सच बोलना चाहिए। और उसके बाद जो वाक्य है, उसे रात भर पढ़ना पड़ा, इसमें देखिए पढ़ना पड़ा। उसके बाद है दिया जल रहा है, जैसे कि जल रहा है। और आखिर में है बच्चा गिर पड़ा है, मतलब गिर पड़ा आदि। ये सब जो है संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, हम लोगों ने रचना के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में पढ़ा। अब चलिए पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, जैसे कि सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक के बारे में। तो सकर्मक है जो वाक्य में कर्म है, जिस वाक्य में कर्म है वह है सकर्मक। अकर्मक जिस वाक्य में कर्म नहीं है या नहीं हो सकता उसको कहते हैं अकर्मक। और द्विकर्मक जिस वाक्य में 2 कर्म है, जैसे कि माँ बच्चे को खाना खिलाती है, मतलब ये द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब सकर्मक क्रिया के बारे में विस्तार से समझते हैं। जैसे कि जिस वाक्य में कर्म पद का आना या उसके होने की संभावना है, उस वाक्य की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान रखिए, जिस वाक्य में कर्म जो है कर्म पद का आना, जिस वाक्य में कर्म पद आता है या होता है उस और संभावना होने की संभावना होती है, उस वाक्य की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जैसे उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, जैसे राजेंद्र पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर पुस्तक जो है कर्म है, तो राजेंद्र पढ़ता है। राजेंद्र क्या पढ़ता है? उत्तर में आएगा पुस्तक, पत्र, लेख, पत्रिका आदि। ये जो है कर्म आने की संभावना है, मतलब ये कर्म की संभावना है, इसलिए इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि सकर्मक क्रियाएं हैं जैसे कि पढ़ना, क्या पढ़ता है? पत्र। देखना, क्या दिखता है? क्या देखता है? टीवी। खाना, क्या खाता है? रोटी, फल आदि। इस तरह जहाँ पर भी ऐसे कर्म आते हैं या इस तरह ये कर्म के आने का जो बोध होता है या संभावना होती है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे या फिर उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, आज हम इसे यहीं पर रखते हैं, यहीं तक पढ़ते हैं। आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।